फिल्म की शुरुआत में एमा नाम की एक 11 साल की लड़की अपने बिस्तर से उठती है और उसी हॉल में सो रहे दूसरे बच्चों को जगाती है। वे ग्रेसफील्ड हाउस नामक एक विशाल अनाथालय में रहते हैं, जहां उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। उनकी देखरेख के लिए इज़ाबेला नाम की एक महिला को रखा गया है, जिसे बच्चे अपनी माँ कहते हैं। हालांकि बच्चे खून से रिलेटेड नहीं हैं, पर वे एक बड़े परिवार की तरह रहते हैं और उन्हें अपनी माँ से बहुत प्यार मिलता है। उनकी सुबह की शुरुआत ब्रेकफास्ट के साथ होती है। वे एक साथ बैठकर विभिन्न प्रकार के स्वस्थ भोजन का आनंद लेते हैं। अनाथालय में बच्चों की पढ़ाई और खुशी को सबसे अधिक प्रायोरिटी दी जाती है। उन्हें किसी भी अन्य स्कूल की तरह अनाथालय के अंदर ही पढ़ाया जाता है। एमा और उसके दो सबसे अच्छे दोस्त नॉमन और रे हमेशा अपनी पढ़ाई में टॉप करते हैं और सबसे अधिक अंक प्राप्त करते हैं। उन बच्चों पर अजीब सी नंबरों वाली टैटू होती है और उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं होता है। अनाथालय एक बड़े घास के मैदान से घिरा हुआ है, जहां बच्चे दौड़ते हैं और एक साथ खेलते हैं। लेकिन उन्हें मैदान के चारों ओर की बाउंड्री से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। बच्चे अनाथालय में एक शिशु के रूप में आते हैं, लेकिन उन्हें उनके नए माता पिता द्वारा गोद लेने की व्यवस्था की जाती है और नए लोगों से मिलने के लिए बाहरी दुनिया में जाते हैं। इसी तरह कॉनी नाम की एक छोटी लड़की एक दिन अनाथालय छोड़ देती है। बच्चे गुड बाय विश करके उसे विदा करते हैं और उसे अपने नए माता पिता के साथ अच्छे से रहने के लिए कहते हैं। फिर इज़ाबेला कॉनी को अनाथालय के एंट्रेंस गेट पर ले जाती है। इस बीच एमा को एक स्टफ्ड टॉय मिलता है, जिसे कॉनी प्यार करती है। वो नॉमन के साथ उसे वापस करने के लिए बाहर गेट की तरफ भागती है। बच्चों को गेट के बाहर जाने के लिए मना किया गया था, लेकिन वे दोनों एक मौका लेते हैं और धीरे धीरे बाहर कदम रखते हैं। वहां पर उन्हें एक वैन मिलता है और आसपास कोई नहीं। जैसे ही वे वैन के अंदर देखते हैं, दोनों ऐसा डरावना सीन देख के बहुत डर जाते हैं। कॉनी वैन के फर्श पर मरी हुई पड़ी है और उसकी छाती पर एक प्लांट घोंपा गया है। इससे पहले कि वे कुछ रिएक्ट कर पाते, दो विचित्र जीव उनके पास आते हैं। एमा और नॉमन वैन के नीचे छिप गए और वे बहुत सदमे में होते हैं। वे जीव एक दूसरे से ह्यूमन मीट सबसे अच्छा होने के बारे में बात करते हैं। उनमें से एक का दावा है कि इस फार्म से आने वाला मांस एलीट है और केवल अमीर राक्षसों के लिए बचाया जाता है। एमा और नॉमन को पता चलता है कि उनका अनाथालय एक बच्चों का मांस बेचने वाला फार्म है, जहां उन्हें पशुओं की तरह पाला जाता है, केवल राक्षसों को खिलाने के लिए, और अधिक बुद्धिमान बच्चे को अच्छे मांस के रूप में बेचा जाता है। तभी इज़ाबेला वहां आती है और राक्षसों से अगली बार अधिक स्कोर करने वाले बच्चों को लाने का वादा करती है। नॉमन और एमा बाल बाल बच जाते हैं और बिना किसी को दिखाई दिए अनाथालय की ओर भाग जाते हैं। एमा भागते वक्त रोते हुए नीचे गिरती है और कहती है कि जिस लड़की को उन्होंने देखा वो कॉनी नहीं थी और यह मानने से इनकार कर रही थी कि उनकी माँ इतनी शैतान हो सकती है। नॉमन उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वे अनाथालय से भाग सकते हैं, लेकिन एमा अन्य बच्चों के बारे में चिंतित है जो उसके परिवार की तरह हैं। अगले दिन नॉमन ने सुझाव दिया कि वे अनाथालय से भागने के लिए एक सोची समझी एस्केप प्लान बनाएंगे और प्लान पूरी होने से पहले दूसरों को नहीं बताएंगे। वे उस दिन बाउंड्री को पार करने का फैसला करते हैं, यह देखने के लिए कि बाहरी दुनिया कैसी है। जंगल में कुछ देर चलने के बाद वे एक ऊंची दीवार के सामने पहुंच जाते हैं। वे इसके पार नहीं कूद सकते, इसलिए वे लौट जाते हैं। इस बीच नीला नाम की एक छोटी लड़की जंगल में खो जाती है। इज़ाबेला अपनी घड़ी में देखती है और मिनटों में नीला को वापस ले आती है। एमा और नॉमन इसे देखते हैं और महसूस करते हैं कि घड़ी एक ट्रांसमीटर है, जिससे वो सभी बच्चों का लोकेशन जान सकती है। लेकिन वे शक करते हैं कि इज़ाबेला घड़ी को हर समय नहीं देखती, वरना वे उस दिन पकड़े जाते। अगले दिन नॉमन और एमा एक रस्सी के साथ जंगल में जाते हैं, जिसके साथ वे दीवार को पार करने की प्लान बनाते हैं। तभी उनका बेस्ट फ्रेंड रे उन्हें पकड़ लेता है और उन पर शक करता है। नॉमन ने रे को अनाथालय के बारे में पूरा सच्चाई बताया, जो उन्होंने उस रात सुना और देखा था। दोनों ने जो सोचा था उसके विपरीत रे उन पर तुरंत विश्वास कर लेता है और कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द अनाथालय से भाग जाना चाहिए। लेकिन एमा ने जोर देकर कहा कि वे दूसरे बच्चों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। रात में इज़ाबेला सभी को अपने नए केयरटेकर क्रोना से मिलवाती है। क्रोना के आने से बच्चों के लिए भागना और भी मुश्किल हो जाएगा। फिर इज़ाबेला अपने रूम में क्रोना को बताती है कि उसे कॉनी का खिलौना मिला है। उसे पता है कि एमा, नॉमन और रे अनाथालय के असली मकसद के बारे में जानते हैं, लेकिन उसे विश्वास है कि वे भाग नहीं पाएंगे।
बाद में तीनों ने अकेले में बात की। नॉर्मन का मानना है कि बच्चों में से कोई इज़ाबेला का जासूस है जो उसे सारी जानकारी देता है। अगर यह सच है तो वे जानते हैं कि बड़े बच्चों में से कोई एक होना चाहिए। तीनों अनाथालय की सच्चाई के बारे में दो बड़े बच्चे डॉन और गिल्डा को बताने का फैसला किया। वे दोनों पहले तो विश्वास नहीं करते, लेकिन बाद में उनकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। जब तीनों अकेले होते हैं, नॉर्मन कहता है कि उसने डॉन और गिल्डा को रस्सियों के दो अलग अलग लोकेशन बताया है और वे दीवार पर चढ़ने के लिए उसका उपयोग करने वाले हैं। जो रस्सी पहले गायब होगा वो बताएगा कि जासूस कौन है। अगले दिन रस्सियों में से एक गायब हो जाती है। रे और एमा खुश हैं कि उन्हें जासूस मिल गया, लेकिन नॉर्मन कहता है कि रस्सी की कहानी रे के लिए एक जाल थी। उसने रे को यह पता लगाने के लिए एक नकली स्थान बताया था कि क्या वह जासूस है, और रे जाल में पड़ गया। रे अंत में स्वीकार करता है कि उसने अनाथालय की सच्चाई को बहुत पहले खोज लिया था, लेकिन उसे पता था कि वो बच नहीं सकता। उसने इज़ाबेला से डील करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक ना एक दिन उसे राक्षसों को दे ही दिया जाएगा। इसलिए कोई रास्ता नहीं होने के कारण उसने अपनी मर्जी से उसके लिए एक जासूस बनना चाहा था। बदले में वो उसके एडॉप्शन में देरी करेगी। हालांकि रे ने इज़ाबेला को दीवार पर चढ़ने वाली प्लान के बारे में नहीं बताया है। फिर रे ने खुलासा किया कि वो खुद लंबे समय से भागने का प्लान बना रहा है, और वही था जिसने कॉनी का खिलौना चुराया था ताकि एमा और नॉर्मन सच्चाई का पता लगा सके और भागने की कोशिश करें। नॉर्मन रे को दोहरा जासूस बनने को कहता है और उसे टीम में वापस रख लेता है। रात में रे इज़ाबेला के पास जाता है और उसे झूठी रिपोर्ट करता है कि नॉर्मन उसके खाने को जहर देने की कोशिश कर रहा है। इज़ाबेला ने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन बदले में कहती है कि रे को गोद लेने की बारी जल्दी ही आने वाला है। अगले दिन सभी 5 बच्चे दीवार पर कूदने की प्लान बना रहे होते हैं। तभी क्रोना उनकी सारी बातें सुन लेती है, लेकिन इज़ाबेला को रिपोर्ट करने के बजाय वो उनसे जुड़ जाती है। पता चलता है कि क्रोना भी कभी उन्हीं की तरह फार्म में रहने वाली एक अनाथ थी। वो इज़ाबेला को हटाकर अनाथालय की नई माँ बनना चाहती है, और इसलिए वो बच्चों की मदद के लिए तैयार है। रात में वे उसके कमरे में जाते हैं, जहाँ क्रोना उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में सब कुछ बताती है। 1000 साल पहले की बात है, जब मनुष्य और राक्षस युद्ध में थे। एक लंबी लड़ाई के बाद दोनों प्राणियों ने एक दूसरे को परेशान न करने का फैसला किया। द प्रॉमिस नाम का एक समझौता किया गया था, जिसके अनुसार मनुष्य और दानव दोनों अपनी अलग दुनिया में रहेंगे। कुछ इंसानों को दानव दुनिया में पीछे छोड़ दिया गया, और इसी तरह ह्यूमन ब्रीडिंग फार्म्स शुरू हुए। बुद्धिमान मनुष्यों को खाकर दानव उनके गुणों को ले लेते हैं, जो उन्हें नासमझ राक्षसों में बदलने से रोकते हैं। इससे मनुष्यों को भी लाभ होता है, इसलिए उन्होंने फार्म पर कुछ सैक्रिफाइस किए ताकि दुनिया में शांति हो सके। किसी तरह इज़ाबेला को क्रोना के इरादों के बारे में पता चल जाता है, और अगले ही दिन वो क्रोना को फार्म से निकाल देती है। इसके बावजूद बच्चे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। एमा और नॉर्मन दीवार पर चढ़ते हैं, और उसी समय रे इज़ाबेला को बिजी रखता है और बाकी दो उस पर नजर रखते हैं, लेकिन उनका प्लान जल्द ही फेल हो जाता है। इज़ाबेला रे को एक कमरे के अंदर बंद कर देती है और खुद नॉर्मन और एमा को पकड़ने जाती है। वो उन्हें एक दीवार के पास पाती है और आखिर में उनका सामना करती है। इज़ाबेला कहती है कि उसने वो सब कुछ दिया जो वे जीवन में चाहते थे, इसलिए उन्हें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। एमा इज़ाबेला को रोकने की कोशिश करती है तो वो एमा का पैर तोड़ देती है। फिर वो नॉर्मन को बताती है कि उसे अगले एडॉप्शन के लिए चुना गया है और कल अनाथालय में उसका आखिरी दिन होगा। रात को तीनों फिर से मिलते हैं और वे नॉर्मन के बारे में परेशान हैं। नॉर्मन कहता है कि अनाथालय में हर किसी के सुरक्षा के लिए वो खुशी खुशी अपनी जान दे सकता है। अगले दिन नॉर्मन रस्सी की मदद से दीवार पर चढ़ जाता है, लेकिन देखता है कि दीवार के आगे बहुत गहरा खाई है जिसे वो पार नहीं कर सकता। वो वापस अनाथालय लौट आता है और वो अपनी मृत्यु स्वीकार कर लेता है। तीनों आखिरी बार आंसू भरी आंखों से गले लगाते हैं। फिर इज़ाबेला आखिरकार उसे हमेशा के लिए दूर ले जाती है। एमा उसके जाने के बाद फूट फूट कर रोने लगती है। अगले कुछ महीनों के लिए हम देखते हैं कि उदास एमा अपनी चोट से रिकवर कर रही है। वो और रे सभी आशा खो चुके हैं और भागने की अपनी प्लान के बारे में भूल गए हैं। इज़ाबेला हर दिन उन्हें देखती है और खुश होती है कि वे कंट्रोल में हैं। 2 महीने के बाद अंत में राक्षसों को सौंपने की बारी रे की है। एक रात पहले एमा उससे मिलने आती है और उसे बताती है कि उनके पास अभी भी मौका है,
लेकिन रे ने घर के साथ साथ खुद को भी जलाने का फैसला किया है। जैसे ही आग फैलनी शुरू होती है, एमा रोती है और इज़ाबेला को बुलाती है। इज़ाबेला बच्चों को जल्दी से घर से बाहर निकलने के लिए कहती है और आग बुझाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि आसपास कोई बच्चा नहीं है। यह पता चला है कि यह सब शुरू से ही उनका प्लान था। वेट, व्हाट? पिछले 2 महीनों में एमा ऐसा कुछ भी सस्पिशियस काम नहीं कर सकी, क्योंकि इज़ाबेला उस पर हर समय नजर रखती थी। इसलिए इसके बजाय डॉन और गिल्डा ने अन्य बच्चों को अपनी प्लान के बारे में बताया और उन्हें इसके लिए तैयार किया। एमा को नॉर्मन के बिस्तर में एक पत्र मिला था जिस पर एक डिटेल प्लान लिखा हुआ था। एमा रे को जल्दी नहीं बता सकी क्योंकि इज़ाबेला उन्हें करीब से देख रही थी। फिर हम देखते हैं कि वास्तव में रे ने खुद को नहीं जलाया और बच्चों ने रे के जलने को फेक करने की कोशिश की। अब वे दीवार पर चढ़ जाते हैं। इज़ाबेला नेविगेटर की मदद से उन्हें खोजने की कोशिश करती है। वो जल्द ही समझ जाती है कि नेविगेटर काम नहीं कर रहा है क्योंकि बच्चों ने डिवाइस को अपने कानों से हटा दिया है। अंत में जब हर कोई दीवार के ऊपर होता है तो वे एक रस्सी बांधते हैं और उसके माध्यम से दूसरे छोर तक स्लाइड करते हैं। इससे पहले कि एमा स्लाइड कर पाती, इज़ाबेला आती है और रस्सी काटने की धमकी देती है। एमा भावुक होकर इज़ाबेला से कहती है कि वो जानती है कि बच्चों को मारना उसके लिए कठिन रहा है। इज़ाबेला बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहती है और वास्तव में उन पर गर्व करती है कि वे इतनी दूर तक आ गए हैं। एमा जोखिम लेती है और रस्सी से नीचे स्लाइड कर जाती है। इज़ाबेला के पास इसे काटने का मौका है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो दूसरी तरफ अपने बच्चों को देखती है और आखिरी बार उन्हें देखकर मुस्कुराती है। आखिर में बच्चे जंगल में चले जाते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।